चर्चा गरम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। मौसम सर्दी की है और मौसम विभाग बार बार कह रहा है कि गर्मी की उम्मीद छोड़ दीजिए पूरी जनवरी तक। और बिहार की राजनीति चुनाव परिणाम आने के 1.25 महीने बीत जाने के बावजूद चुनाव की गर्मी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़े नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने पुत्र को संबोधित करते हुए धमकी दे बैठे कि हम इस्तीफा दे देंगे। हड़कंप मचना तय था, हड़कंप मचा। एक और बड़े नेता हैं, बिहार मंत्रिमंडल में अपने पुत्र को किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद शामिल करा दिए। राज्यसभा की कुर्सी जानी तय है, लेकिन उम्मीद और लालसा बची हुई है। चर्चा गर्म है इस राज्यसभा सीट को लेकर। बिहार से 5 सीटें खाली होने वाली हैं, 2 आरजेडी की, 2 जेडीयू की और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की, जिसको एनडीए की सीट आप कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को सांत्वना पुरस्कार देते हुए बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया था। लगता है सांत्वना का काल समाप्त होने वाला है। जो विधानसभा का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के हिसाब से 5 की 5 सीटें एनडीए की झोली में आनी चाहिए। और जो चर्चा है, उस चर्चा के हिसाब से एनडीए ने 5 के 5 सीटों को आपस में बांट लिया है। जीतन राम मांझी यहीं पर बिदल के गया में अपने दल के नेताओं को, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ललकारते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो संघर्ष का रास्ता चुनिए, कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए। आप भी छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ देते हैं। अगर जो संगठन बड़ा होगा तो कई मंत्री पद आएंगे जाएंगे। हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए जो जीतन राम मांझी का संवाद है, जो डायलॉग है, उस डायलॉग के अर्थ को समझने के लिए मौजूद हैं सुनील पांडे। न्यूज फॉर नेशन के कंसल्टेंट एडिटर हैं। बड़ा लंबा अनुभव है इनका पत्रकारिता का। सुनील पांडे सर से मेरा पहला सवाल यही है कि जीतन राम मांझी के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं? बात यहां तक कह दी कि छोड़ देंगे एनडीए को। क्या मैंने लग रहा है वास्तव में एनडीए छोड़ने के लिए है या एक गीदड़ भभकी है? शुद्ध रूप से गीदड़ भभकी है। मैं मानता हूं कि जिन 2 नेताओं, वरिष्ठ नेताओं का आपने जिक्र किया, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये दोनों परजीवी राजनेता हैं बिहार के लिए। लेकिन अब क्या मसला है जो एनडीए इस बात को, या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठा व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा है। दोनों की कोई वजूद नहीं है। बावजूद इसके दोनों लाभ लेने के चक्कर में सफल रहे हैं। और लाभ की जब आपको एक बार आदत लग जाएगी तो बार बार उसकी चाहत में आप बखेड़ा खड़ा करेंगे। ये जो मांझी जी का यह बयान है, उसी के संदर्भ में देखने की जरूरत है। मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी, ये हमारे आपकी तरह मूर्ख मतदाताओं की उपज हैं। बेवजह का जाति और अपने समुदाय का नाम लेकर राजनीति करते हैं, और जब बारी आती है लाभ लेने की तो परिवार और उनके रिश्तेदार सामने आ जाते हैं। मैं दाद दे रहा हूं कि कैसी इनकी राजनीतिक साहस है जो इस तरह का बयान देते हैं, और बीजेपी के शीर्ष नेता चुप क्यों हैं? नहीं, ये जो बयान दिए हैं, ये बयान का वो आधार बता रहे हैं। कहने कि एनडीए में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट हमारा है। अगर कंपैरेटिव कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके पास कितने मत आए, उस हिसाब से भी अगर देखें तो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हमारा है। वो जिन सीटों पर वो लड़े हैं उसका वो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बता रहे हैं।
और रहा सवाल परजीवी शब्द का, तो गठबंधन की राजनीति के दौर में परजीवी तो सब है, फिर आरोप इन्हीं दोनों पर क्यों? क्योंकि इनकी अपने कुछ खास इलाकों और अपनी खुद की जाति से बाहर कोई सरोकार नहीं है, इनका सामाजिक सरोकार नहीं है। आपने कहा है स्ट्राइक रेट की बात, स्ट्राइक रेट की बात पर ही चिराग पासवान बेहतर बार्गेन करने में सफल रहे, लेकिन सबको पता है किसी के स्ट्राइक रेट नहीं है सिवा नरेंद्र मोदी के नाम को यदि आप माइनस करें, बिहार में नीतीश के नाम को माइनस करें, तो ये लोग शून्य पर आउट हो जाएगा। मेरा पूरा दावा है कि इस बात को सब लोग समझ रहा है, लेकिन क्या राजनीतिक मुसीबत है, क्या मजबूरी है कि बीजेपी के शीर्ष नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि अकेले चलकर उस मुकाम को हासिल करें जहां इन जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अब जब आप साहस की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज बताऊं, हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड मुझे किसी बड़े नेता ने कहा था, मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान ये चौंकाने वाली खबर थी कि हम पार्टी को 6 सीट मिली और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को भी 6 सीट मिली। मेरी बातचीत हो रही थी इन्हीं दो पार्टी में से एक पार्टी के बड़े नेता से। मैंने कहा कि आप 6 सीट पर मान कैसे गए? अगले का जवाब था कि आगे कहा गया कि मानना है तो मानिए, नहीं तो दरवाजा में ताला नहीं लगा है, निकल सकते हैं। तो जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, जब बिहार की कुर्सी दांव पर लगी हुई थी, तब तो तेवर तल्ख दिखाया पार्टी ने, कहा कि 6 से ज्यादा हम नहीं देंगे। लेकिन अभी तो कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ है। अभी बीजेपी या जदयू साहस क्यों नहीं कर पा रही? बिल्कुल करेगी साहस, मेरा पूरा विश्वास है इस बात का। जो हमारी राजनीतिक समझ है कि इनको कुछ भी बोलने दीजिए, इनका कट टू साइज होना तय है, या इनकी जो मांगे हैं, जो राज्यसभा की सीटों पे नजर गड़ाए हुए हैं, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अभी मजबूत स्थिति में है, और मैं मानता हूं कि जदयू का एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है, आपको भी पता है। इस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा हो या मांझी हो, इनसे निपटना अब ये लोग बेहतर तरीके से जान रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में 4 साल है और विधानसभा चुनाव तो अभी संपन्न नहीं हुआ है। बेहतर समय है और इन लोगों को ठिकाने लगाना आज की जरूरत है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टियां विकास में सबसे बड़ी बाधा है, निर्णय लेने में सबसे बड़ी बाधा है, यह मेरी निजी राय है। लेकिन जब चुनाव आता है तो इन्हीं छोटी छोटी पार्टियों का सहारा होता है। हम लोगों को याद है कि अंतिम क्षण तक सीट शेयरिंग को लेकर जब अंतिम क्षण तक डिस्कशन चल रहा था, र्यूमर तेज थी कि वीआईपी भी एनडीए का हिस्सा होगी। तो र्यूमर ऐसे नहीं तेज हो सकती है, जरूर कहीं ना कहीं कुछ बातें चली होंगी। दूसरी बात है, बिल्कुल छोटी छोटी, आप आरजेडी गठबंधन को लीजिए, एक पार्टी वहां से चुनाव लड़ी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आईपी गुप्ता उसके नेता हैं। एक जाति के माने एक सब जातिगत समूह के एक जाति के वो नेता हैं, और उस जाति के आश्रय उनको भी कुछ 3 सीटें संभवतः मिली, जिसमें 1 सीट वो जीतने में कामयाब रहे। एआईएमआईएम ने खुलकर कहा कि महागठबंधन हमको अपने साथ ले ले, अदरवाइज वोट बटेगा तो फिर जिम्मेदार हम नहीं होंगे। महागठबंधन ने किस कारण से नहीं लिया एक अलग विषय है। सीपीआई सीपीआईएम का बिहार में कहीं कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी महागठबंधन उन पार्टियों को ढो रही है। इसलिए ढो रही है कि कुछ एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000, 5,000, 15,000 वोट उनके पास हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन छोटी पार्टियों, जैसे जिस तरीके से इंडिया में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया है आजादी के बाद, उसमें ऐसी ऐसी छोटी पार्टियों का महत्व है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। वो कास्ट के नाम पर पॉलिटिक्स करें, क्लास के नाम पर पॉलिटिक्स करें, भाषा के नाम पर राजनीति करें, संविधान उनको इन चीजों की इजाजत देता है। तो फिर उससे माने आप जो कह रहे हैं कि ये लोग विकास में बाधक हैं, तो मोदी जी से कहिए वो संविधान में संशोधन कर दे, कहें कि इस तरीके की कोई पार्टी बनेगी ही नहीं, अदरवाइज पार्टियां तो बनती रहेंगी और इसका कोई समाधान है नहीं। देखिए, ये प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य मजबूरी है, जिधर आप संकेत कर रहे हैं। हर व्यक्ति का महत्व है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी क्षुद्र राजनीति जो इनके परिवार तक सिमट कर रह जाती है। लेफ्ट को आप छोड़ दें, लेफ्ट का कैडर होता है, वो हो सकता है सुसुप्त अवस्था में हो, उसको जागृत करने की जरूरत है, वो अलग बात है।
लेकिन अदर देन लेफ्ट, लेफ्ट का जितना भी कैडर है वो केरल को छोड़ दीजिए तो पूरे देश से लेफ्ट को लेफ्ट कर गया है वो। नहीं लेफ्ट नहीं कर गया, अभी भी उसके आधार हैं। यदि वो मेहनत करे, ठीक है। अब कांग्रेस और लेफ्ट में बहुत कंफ्यूजन है। अब लेफ्ट का कोई अपना वजूद स्वतंत्र रूप से आप नहीं खोज पा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन लेफ्ट है। लेफ्ट के अतिरिक्त जो जातियों के आधार पर ये पार्टियां बनी हुई है, सबको पता है कि यदि नॉर्थ इंडिया का विकास रुका तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह क्षेत्रीय पार्टियां थी। और क्षेत्रीय पार्टियों में भी जिन पार्टियों की चर्चा आप कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, आईपी गुप्ता हो, ये बदनुमा छवि हैं डेमोक्रेसी पर। ऐसे चीजों को लेटर और सुनर जनता जागेगी और इन पर लगाम लगेगी। क्योंकि आपको पता है कि इस चुनाव में भी छोटे छोटे दलों को शामिल किया गया, लेकिन एक बड़ा चेहरा था एनडीए के पास। ये जीत तभी हो पाई है, वो मोदी हो या नीतीश हो। ठीक है, इन छोटी पार्टियों से कैसे निपटना है, क्योंकि केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस रही, वो कुछ इलाका ऐसा था जिनको नुकसान उठाना पड़ा या उपेक्षित रहा, तभी जाकर ये क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, सबको पता है। लेकिन अब समय बदल गया है, हम एकजुट होकर वैसे दलों के साथ खड़े हों। सारे मतदाताओं को चाहिए जिससे कि जिसमें कोई भविष्य दिखे। अपनी पार्टी को परिवार तक सीमित रख के, सबको पता है पिछले चुनाव में क्या हुआ। यहां विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों को किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे और जनता इनको वोट देती है। हम आप मूर्ख हैं, अन्यथा इन लोगों को किनारे लगाना बहुत ही जरूरी है। अब थोड़ा विषय से हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। वैसे जहां तक आप कह रहे हैं कि इन क्षेत्रीय पार्टी के कारण नॉर्थ इंडिया का विकास नहीं हुआ, तो दक्षिण इंडिया जो विकसित माना जाता है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय नॉर्थ इंडिया से पहले हुआ था। भारत की राजनीति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना क्षेत्र के हिसाब से समझना बड़ा मुश्किल होगा, समाज के हिसाब से भी समझना बड़ा मुश्किल होगा। हर इलाके का एक अपना गणित है और उस गणित के हिसाब से राजनीति आगे बढ़ती है। लेकिन हम जहां पर बात शुरू किए थे, फिर उसी मौलिक प्रश्न पर आ रहे हैं कि क्या एनडीए टूट जाएगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे छत्रप अगर जो आरजेडी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एनडीए के लिए आने वाले दिनों में संकट गहरा हो सकता है। इसलिए कि ये छोटी पार्टियां हैं, ये बार्गेन करके ही आगे बढ़ते हैं, और अगर बार्गेन न करें तो इनको बड़ी पार्टियां, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, बड़ी मछलियां निगल जाएंगी, बड़ी पार्टियां इनको समाप्त कर देंगी। इनके पास बार्गेनिंग के अलावा कोई चारा है नहीं। अब जीतन राम मांझी जिस तरीके से मुखर हो रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की जो पॉलिटिकल ट्रेंड रही है मुखरता से बात रखने का और ज्यादा दिन तक कहीं टिकने का नहीं, दोनों ट्रेंड उपेंद्र कुशवाहा का रहा। उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज्यादा दिन तक किसी के साथ टिकते नहीं हैं और बेबाकी से बात रखते हैं। दो बेबाक पार्टी के नेताओं को, दो बेबाक पार्टी और उसके नेताओं को एनडीए कब तक संभाले रखेगी? अभी तो बच्चा गोद में ही है और विद्रोह के स्वर आने लगे। मैं मानता हूं कि एनडीए में कोई टेंशन नहीं है। इन दोनों को अब गंवाना है, पाना कुछ नहीं है। और पाना तभी है जब एनडीए या बीजेपी अपनी शर्तों पर इनसे कोई बात स्वीकार कराए। दोनों को पता है कि परिवार उनका मजे ले रहा है, राजनीतिक मजे ले रहा है, मंत्री बना है, विधायक बना है, एमपी बना है। तो मैं मानता हूं कि अभी ये कुछ भी कर लें, बाहर जाने वाले नहीं हैं और बीजेपी बहुत आराम से इनको टैकल कर लेगी, क्योंकि अभी कोई चुनाव का सामने कोई बखेरा नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सब्जबाग इनका दिखाना, इनका जो गिदड़ भभकी, बेहतर शब्द गिदड़ भभकी है, गिदड़ भभकी दिखाने का कोई असर नहीं होने वाला है। एनडीए में कोई टूट नहीं होगी। यदि टूट होती भी है तो कोई राजनीतिक लॉस होने नहीं जा रहा है। राजनीति में हमेशा कहा जाता है कि निशाना अगर क पे है तो निगाहें ख पर रखिए। शोर राज्यसभा के लिए हो रहा है। मैं जहां तक समझ रहा हूं असली बार्गेनिंग विधान परिषद की सीट को लेकर होगी और चर्चा इसीलिए है कि राज्यसभा में हम मांग रहे थे, जनाब आपने दिया नहीं, विधान परिषद में तो आपको देना ही होगा। जहां तक मैं इस पूरे प्रकरण को समझ पा रहा हूं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि एनडीए को छोड़कर कोई जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि अभी तो मलाई खाने का वक्त आया है। अभी तो पार्टी को फैलाने के लिए, पार्टी को बड़ा करने के लिए आपके पास सकारात्मक समय है। लिहाजा ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, यह राज्यसभा से शुरू होगी और विधान परिषद पर जाकर विराम पाएगी।
चर्चा गर्म है में इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जीतन राम मांझी जो बार बार कुछ अपने बयान से बिहार की राजनीति को इस सर्द मौसम में गर्म कर दे रहे हैं, वो गर्मी राज्यसभा तक जाएगी या विधान परिषद तक जाएगी। आप भी इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपने कमेंट के जरिए जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।